टायरों के डामर से बनी सड़कों पर चलने की सरसराहट और हवा के वो तेज झोंके जो खिड़की के जरा से खुले हुए हिस्से से किसी सांप की तरह फुफकारते हुए केबिन के अंदर घुस आते हैं। मुझे तो ये आवाजें किसी लोरी जैसी मालूम होती हैं, लेकिन उस रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ऐसी खामोशी थी जो मेरे कानों को जैसे खाए जा रही थी। रात के कोई 2 बजे होंगे। चारों तरफ बस स्याह अंधेरा पसरा हुआ था। बस मेरी ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। नींद जैसे मेरी आंखों पर किसी पत्थर की तरह जमने लगी थी। मैंने उस पर काबू पाने के लिए हमेशा की तरह अपने मुंह में भुक्की का एक और गोला भरा। जैसे ही अफीम की कड़वाहट मेरी जबान पर फैली, वैसे ही नसों में एक हल्की सी झुनझुनी दौड़ गई। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ अब ठीक है, 1 या 2 घंटे तो अब आराम से निकल जाएंगे। जैसे ही सामने से आती किसी गाड़ी की हाई बीम वाली लाइटें मेरी आंखों में छुपती तो मैं 2-4 मोटी गालियां हवा में उछाल देता। यही मेरा रोज का काम था। मैं गज्जू सिंह और मेरा ये 12 चक्कों वाला दानव, बस यही मेरी दुनिया थी। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ चमका, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, क्योंकि इस रास्ते पर नीलगाय बहुत होती हैं। मैंने पैर ब्रेक पर रखे तो ट्रक की रफ्तार कुछ धीमी हुई। फिर ट्रक उस डामर से बनी रोड पर घिसटता हुआ रुका। इंजन की तेज घरघराहट अब एक धीमी गुर्राहट में बदल गई थी। मैंने आगे देखने के लिए अपनी गर्दन उचकाई। वहां पर कोई नीलगाय नहीं थी, बल्कि सड़क के बीचों बीच एक औरत का चेहरा था। सिर्फ चेहरा हवा में तैरता हुआ, पीला सफेद, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उसकी आंखें, बाप रे बाप, आंखें इतनी बड़ी और फैली हुई थीं जैसे किसी ने उन्हें बाहर खींच लिया हो। और मुंह जैसे एक खामोश चीख में खुला हुआ था। एक ऐसी चीख जिसे मैं सुन नहीं सकता था, पर अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। ऐसा भयानक मंजर देख मेरे हाथ, जो अभी तक ट्रक की स्टीयरिंग व्हील पर ही थे, कांप उठे। मेरे दिमाग ने कहा, यह बस भुक्की का नशा है गज्जू। पर आंखों ने जो देखा था वो बिल्कुल सच था। मैंने ट्रक का स्टीयरिंग जोर से घुमाया तो ट्रक एक भयानक आवाज के साथ लहराया और सड़क के किनारे की तरफ भागा। एक पल को तो लगा कि पलट ही जाएगा, पर मैंने किसी तरह उसे संभाला और सड़क के किनारे रोक दिया। इंजन बंद होते ही जैसे वहां एक अजीब सी खामोशी फैल गई। मैंने कांपते हुए हाथों से केबिन का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका मेरे पसीने से भीगे हुए चेहरे से टकराया। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई न दिया, ना ही कोई औरत और ना ही कोई चेहरा, कुछ भी नहीं। मैं खुद से बड़बड़ाया, लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा है, शायद ज्यादा हो गई आज। मैंने ट्रक के केबिन में रखी पानी से भरी बोतल निकाली और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। फिर एक बीड़ी सुलगाई और धुएं के छल्ले हवा में उड़ाते हुए वापस कैबिन में आकर बैठ गया। मेरा दिल अभी भी ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। यह बस एक धोखा था, नींद और नशे का धोखा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। वैसे इस धंधे में कमजोर दिल वालों की कोई जगह नहीं होती। यहां या तो सड़क आपको खा जाती है या आप सड़क को, और मैं तो सड़क को खाने वालों में से था। लेकिन मैं आप लोगों को अपना नाम बताना तो भूल ही गया। वैसे मेरा नाम गज्जू सिंह है और उम्र यही कोई 45-46 होगी, लेकिन शरीर ऐसा हो गया है जैसे कोई 70 साल का बुढ़ा हो। पीठ में हर समय एक मीठा मीठा दर्द बना रहता है। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा बैठने से है। अरे भाई, तो क्या करूं? आखिर ये ट्रक ही तो मेरा सब कुछ है। मेरा ऑफिस, मेरा घर, सब कुछ यही तो है। कभी कभी तो पूरा महीना निकल जाता है, लेकिन घर की शक्ल नहीं देख पाता। बीवी बच्चे गांव में रहते हैं। शुरू शुरू में तो उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन अब तो बस महीने के आखिर में मनी ऑर्डर भेजना याद रहता है। ये ट्रक, ये जैसे मेरा चलता फिरता राजमहल है और इसके कैबिन के अंदर मैं बादशाह हूं। बाहर की दुनिया, ऑफिसों में बैठे बाबू, पुलिस वाले, सब मुझे कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं। लेकिन जब ये 12 चक्के सड़क पर दौड़ते हैं तो बड़े बड़ों को रास्ता देना पड़ता है। मेरी सीट के नीचे एक लोहे की राड हमेशा पड़ी रहती है।
कभी कोई ज्यादा रंगबाजी दिखाए तो काम आती है। मेरा ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ही कटता है। कभी दिल्ली से माल लाद कर लखनऊ, तो कभी कानपुर से इलाहाबाद, वाराणसी। NH-19, NH-30, ये सड़कें तो ऐसी हो गई हैं जैसे मेरे हाथ की लकीरें। हर मोड़, हर गड्ढा, हर ढाबा, सब ज़बानी याद है। उस रात वाली घटना के 2 दिन बाद मैं रायबरेली के पास एक ढाबे पर रुका। शेर ए पंजाब ढाबा, नाम पंजाब का, लेकिन चलाने वाला बिहार का कोई लाला था। ट्रक को किनारे लगाकर मैं ढाबे पर पड़ी एक चारपाई पर धम्म से बैठ गया। रात की ठंडक में तंदूर की आंच काफी अच्छी लग रही थी। बैठते ही मैंने आवाज लगाई, ओ छोटू, एक दाल मखनी और 4 तंदूरी रोटी ले आ, मक्खन मार के। पास वाली चारपाई पर 2 और ड्राइवर बैठे थे। एक नौजवान था तो दूसरा मेरी ही हमउम्र का, सफेद दाढ़ी वाला। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। नौजवान बोला, अम्मा यार, पुलिस वालों ने तो जीना हराम कर दिया है, बिना 150 लिए आगे ही नहीं बढ़ने देते। इस पर उस सफेद दाढ़ी वाले ने कहा, ये तो रोज का है भाई, लेकिन असली डर तो रात के सफर में है। कहते हैं ये जो सुल्तानपुर वाला रास्ता है ना, इस पर एक पिछल पेरी घूमती है। पिछल पेरी? मैंने तो पहली बार ये नाम सुना था, इसलिए मैंने पूछ ही लिया, ये पिछल पेरी क्या चीज है भाई? उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा और फिर मुझे समझाते हुए कहा, ये एक तरह की चुड़ैल होती है जिसके पैर उल्टे होते हैं। दिखती तो ये बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अगर रात के समय किसी अकेले आदमी को वो देख ले तो उसे अपने साथ ले जाती है और फिर वो आदमी कभी वापस नहीं आता। उसकी बात सुनते ही मैं हंस पड़ा। अरे भाई, तुम भी क्या बच्चों वाली बातें करते हो? ये सब बस कहानियां हैं। असली भूत तो वर्दी में सड़क पर खड़े मिलते हैं। मेरी बात सुनकर नौजवान भी हंस दिया, लेकिन वो शख्स चुप रहा। उसने बस इतना कहा, जब आंखों से देखोगे तब मानोगे। तभी छोटू खाना लेकर आ गया। गर्मा गर्म दाल और मक्खन में डूबी हुई रोटियां। मैंने पेट भर कर खाया, लेकिन उस शख्स की बात मेरे दिमाग में कहीं अटक गई थी। पिछल पेरी, उल्टे पैर, सब बकवास है। मैं ये सोचते हुए ट्रक की तरफ बढ़ गया। उस रात के बाद से मेरे साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। बहुत मामूली बातें, इतनी मामूली कि किसी और को बताता तो वो मुझ पर ही हंसता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कभी ट्रक चलाते हुए जब इंजन अपनी पूरी रफ्तार से गरज रहा होता तो मुझे अचानक एक पायल की छनक सुनाई देती, बहुत ही धीमी, जैसे कोई मेरे पास ही बैठा हो। मैं जब हड़बड़ाकर इंजन बंद करता तो वह आवाज भी बंद हो जाती। मैं घबराकर पूरे कैबिन में नजर दौड़ाता, लेकिन कुछ भी दिखाई न देता। मैं सोचता, आखिर कहां से आई ये पायल की आवाज? यहां तो बस डीजल, पसीने और बीड़ी की बदबू है। कभी कभी अचानक कैबिन में मोगरे या चमेली के फूलों की खुशबू भर जाती, इतनी तेज कि सिर चकरा जाए। जब मैं शीशा नीचे करता तो बाहर की ताजी हवा अंदर आती और वो खुशबू कहीं गायब हो जाती, जैसे कभी थी ही नहीं। सबसे अजीब बात तो शीशे में होती थी। जब मैं साइड मिरर में देखता तो एक पल को लगता कि मेरी बगल वाली सीट पर एक औरत का धुंधला सा साया बैठा है, लेकिन जब मैं तेजी से गर्दन घुमाकर देखता तो सीट खाली होती। मैं खुद को समझाता रहता, गज्जू, लगता है तू थक गया है, तेरे दिमाग को आराम चाहिए। मैंने भुक्की की डोज बढ़ा दी, सोचा शायद इसी से आराम मिल जाए। पर ये चीजें बंद नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक रात मैं कानपुर से लखनऊ जा रहा था। सड़क उस समय लगभग खाली थी। रात के अंधेरे को चीरती हुई मेरी ट्रक की लाइटें और वो सड़क पर बनी हिप्नोटिक सफेद पट्टियां जो एक के बाद एक टायर के नीचे आती जा रही थीं। तभी अचानक रेडियो, जो कब से बंद पड़ा था, अपने आप ही चालू हो गया और उसमें से कोई पुराना गाना नहीं, बल्कि किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, जैसे वो सिसक सिसक कर रो रही हो। उन सिसकियों को सुनते ही जैसे मेरा खून जम गया। मैंने झपट कर रेडियो बंद किया, लेकिन वो सिसकियां बंद नहीं हुई। वो अब भी आ रही थीं, कैबिन के अंदर से ही। मैंने ट्रक को सड़क किनारे लगाया और बाहर कूद गया। उस सुनसान रात में वहां झींगुरों की आवाज के सिवा कुछ नहीं था। कैबिन के अंदर भी कोई नहीं था। ये अजीब अजीब सी घटनाएं जैसे मुझे पागल कर रही थीं, जैसे ये सड़क
ये अकेलापन और ये नशा, ये सब मिलकर मेरा दिमाग खा रहे थे। शायद मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी, घर जाना था, लेकिन सेठ माल पहुंचाने से पहले एक दिन की भी छुट्टी नहीं देता था। उस रात मैंने तय किया कि ये आखिरी चक्कर है। ये माल पहुंचाकर सीधा गांव जाऊंगा, कुछ दिन बीवी बच्चों के साथ रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये आखिरी चक्कर सच में आखिरी होने वाला था। डर इंसान को या तो साधु बना देता है या फिर शैतान, लेकिन मैं दूसरी किस्म का आदमी था। उस रेडियो वाली घटना के बाद से मेरे अंदर का डर गुस्से में बदलने लगा। कौन है ये? आखिर क्या चाहता है ये मुझसे? खैर, जो भी है, मेरे दिमाग से खेल रहा है। लेकिन मैं कज्जू हूं, कोई बच्चा नहीं जो परछाइयों से डर जाए। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा। मैं भी लगभग भूलने लगा था। शायद वो सब मेरा वहम ही था। उस रोज मैं सुल्तानपुर की तरफ जा रहा था। ये एक स्टेट हाईवे था, ज्यादा चौड़ा नहीं, दोनों तरफ खेत और जंगल थे। रात का समय था। तभी अचानक एक मोड़ पर मैंने देखा, सड़क के किनारे एक स्कूटी खड़ी है और उसके पास एक औरत। उसने हाथ दिया तो मैंने ट्रक धीमा किया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। उसकी उम्र यही कोई 25-26 साल रही होगी। देखने में वो खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसे देखते ही मेरे भीतर का शिकारी जाग गया। ऐसी सुनसान सड़क और ऊपर से रात के समय एक अकेली औरत, ये तो मेरे लिए ऊपर वाले का भेजा हुआ एक तोहफा ही था। मैंने ट्रक उसके पास जाकर रोका और शीशा नीचे करते हुए उससे पूछा, क्या हुआ मैडम जी? उसने घबराहट भरी आवाज में जवाब दिया, वो मेरी स्कूटी खराब हो गई है। आगे हाईवे पर कहीं कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? मैंने हमदर्दी दिखाने का नाटक करते हुए कहा, मैकेनिक तो है, लेकिन यहां से 5-7 किलोमीटर दूर। आप पैदल तो नहीं जा पाओगी वहां तक। ऊपर से ये जंगली रास्ता भी ठीक नहीं है। आओ बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। वो पहले तो एक पल के लिए थोड़ा झिझकी, फिर शायद किसी मजबूरी में तैयार हो गई। जब वो दरवाजा खोलकर कैबिन में चढ़ने लगी तो जैसे ही उसने अपना पैर अंदर रखा तो मुझे उसके पैर की एक झलक दिखी। उसकी साड़ी थोड़ी ऊपर उठी थी। मैंने देखा कि उसकी एड़ी आगे की तरफ थी। मेरा तो जैसे दिमाग ही चकरा गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने 2-3 बार आंखें झपका कर देखा। मुझे लगा शायद मुझे अंधेरे में देखने में गलती हुई होगी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक कर ली। फिर वो सीट पर आकर बैठ गई। उसके बैठते ही कैबिन में एक अजीब सी ठंडक भर गई, जैसे किसी ने वहां बर्फ की सिल्ली लाकर रख दी हो, और साथ ही वहीं चमेली की खुशबू भी आने लगी। ये सब देख मेरा दिल जोर से धड़का और मुझे उस ढाबे वाले शख्स की बात याद आई। पिछल पैरी उल्टे पैर? नहीं नहीं, ये सब बकवास है। लगता है मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने ट्रक स्टार्ट करते हुए उस औरत से पूछा, मैडम जी कहां रहती हैं आप? उसने धीरे से कहा, इसी हाईवे पर। उसका जवाब सुनते ही मैं थोड़ा घबराते हुए बोला, क्या मैं मतलब मैडम जी? मेरी बात सुनते ही उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब है इसी हाईवे के पास के एक छोटे से गांव में। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ और पूछने की। मैं चुपचाप ट्रक चलाने लगा। बीच बीच में कनखियों से मैं उसे देख लेता था। वो बिल्कुल शांत बैठी बाहर अंधेरे में कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद उसने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप इस सड़क को जानते हैं? मैंने कहा, हाँ, रोज का आना जाना है। उसने फिर से पूछा, क्या आपको ये सड़क कुछ याद दिलाती है? उसका सवाल बड़ा ही अजीब था। मैंने कहा, क्या मतलब? ये सुनते ही उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर उसने कहा, कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। डर और हवस के बीच की लड़ाई में हवस जीत रही थी। मैंने एक सुनसान जगह देखकर ट्रक को सड़क से नीचे एक कच्चे रास्ते पर उतार दिया और इंजन बंद कर दिया। ये देख उसने पूछा, यहां क्यों रोक दिया? लेकिन उसकी आवाज में जरा सा भी डर नहीं था। मैं उसकी तरफ मुड़कर एक गंदी मुस्कान देते हुए बोला, अरे थोड़ा सुस्ता लें, इतनी भी जल्दी क्या है? ये कहते हुए मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उसकी बांह को छुआ तो ऐसा लगा जैसे मैंने किसी मुर्दे को छू लिया हो।
उसकी चमड़ी बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडी थी। मेरे पूरे शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई और तभी अचानक एक पल के लिए उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल वैसा ही चेहरा जो मैंने उस रात एक्सप्रेसवे पर देखा था। पीला, खून रहित, फैली हुई आंखें और एक खामोश चीख। उसका यह भयानक रूप देख मैं चीख मारकर पीछे हटा। मेरी आत्मा तक कांप गई थी। वो औरत या वो जो भी थी, वो बस मुझे देखते हुए मुस्कुराती रही और फिर उसने कैबिन का दरवाजा धीरे से खोलते हुए फुसफुसाकर कहा, अभी नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। ये कहते हुए वो ट्रक से नीचे उतरकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मैं चुपचाप जड़ बना बैठा रहा। मेरे शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। उस रात के बाद से मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब मन में कोई वहम नहीं था। अब तो वो हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जो मेरे दिमाग को दीमक की तरह खा रही थी। अब वो सिर्फ पायल की छनक या खुशबू तक सीमित नहीं थी। अब तो वो मुझसे बात करती थी। जब मैं अकेला होता तो उसके फुसफुसाने की आवाज आती। वो मेरे पुराने गुनाहों को दोहराती, उन लड़कियों और औरतों के नाम लेती जिन्हें मैं कब का भूल चुका था। सुनीता, याद है गज्जू? वो कितना रोई थी। पिंकी तो बस 16 की ही थी। तुमने उसे कितनी बेरहमी से नोचा था। उसकी ये फुसफुसाहट मुझे पागल किए जा रही थी। मैं कभी चीखता तो कभी उस पर चिल्लाता, चुप हो जा, बकवास बंद कर। लेकिन जैसे वो आवाज मेरे दिमाग के अंदर से आती थी और मैं चाहकर भी उससे भाग नहीं सकता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे मेरी हालत भी बिगड़ने लगी। मैं अक्सर रात को ठीक से सो नहीं पाता था। जैसे ही मेरी आंख लगती वैसे ही भयानक सपने आने लगते। कभी कभी सपने में मैं अपने ही ट्रक के नीचे कुचला जा रहा था और कभी वही औरत मेरी छाती पर बैठी मेरा खून पी रही थी। मैं आधी आधी रात को पसीने में लथपथ चीख कर उठ बैठता था। रात तो रात थी, दिन में भी चैन नहीं था। कभी सड़क पर चलती कोई भी लड़की मुझे वहीं दिखती और जब ढाबे पर खाना खाता तो दाल में मुझे खून नजर आता। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की हर चीज मुझे मेरे गुनाहों की याद दिला रही थी। मैंने भुक्की भी और ज्यादा खानी शुरू कर दी थी। अब मैं जागने के लिए नहीं बल्कि ये सब भूलने के लिए नशा करता था। लेकिन नशा जितना बढ़ता वो आवाजें और वो चेहरे उतने ही साफ होते जाते। मेरा दिमाग अब मेरा नहीं रहा था, उस पर किसी और का कब्जा हो चुका था। जैसे मैं एक जीता जागता नर्क भोग रहा था। मैं खुद को समझाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। शायद कोई है जो मुझसे बदला लेना चाहता है। किसी लड़की का भाई, बाप, कोई तो होगा। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। इसी बीच एक रोज मैं सुल्तानपुर के पास एक चाय की टपरी पर रुका। वहां कुछ लोग बैठे अखबार पढ़ते हुए आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे अब तो 1 साल हो गया उस बात को। उसकी बात सुन एक दूसरा आदमी बोल पड़ा, सुहानी बिटिया का आज तक कुछ पता नहीं चला। सुहानी, ये नाम मुझे कुछ सुना सुना सा लग रहा था। फिर पहले वाला बोला, हाँ भैया, वो कॉलेज से लौट रही थी। बेचारी की स्कूटी हाईवे पर खराब हो गई थी। उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। स्कूटर, हाईवे, जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में गए ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। मैंने हाथ में चाय का जो गिलास पकड़ रखा था वो कांपने लगा और जमीन पर गिरकर टूट गया। उस चाय की टपरी पर बैठे लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। मैं बिना कुछ कहे वहां से भागा और अपने ट्रक में आकर बैठ गया। मेरी सांसें जैसे उखड़ रही थीं। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी सीट के नीचे से एक पुराना टिन का बक्सा निकाला। इसमें मैं अपनी जीत की निशानियां रखता था। किसी की टूटी हुई चूड़ी, किसी का झुमका तो किसी का रूमाल। ये एक तरह की दिमागी बीमारी थी मेरी। मैंने बक्सा खोलकर देखा तो उसमें सबसे नीचे एक चांदी का लॉकेट पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उसे खोलते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थीं। लॉकेट के अंदर एक छोटी सी धुंधली तस्वीर थी जो शायद उसी लड़की की थी। वही लड़की जिसकी तस्वीर मैंने अभी अभी उस चाय की टपरी पर उस अखबार में देखी थी। वही आंखें, वही मासूमियत, वो सुहानी ही थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। वो कोई पिछल पैरी या फिर कोई चुड़ैल नहीं थी बल्कि वो सुहानी थी।
जिसे मैंने लगभग 1 साल पहले इसी रास्ते से उठाया था, जिसकी स्कूटी सच में खराब हो गई थी, जिसकी चीखों को मैंने इसी कैबिन के भीतर हमेशा के लिए दफन कर दिया था। वो वापस आ गई थी, शायद मेरे लिए। अब डर की जगह एक पथरीली सच्चाई ने ले ली थी। मैं अब किसी वहम से नहीं, बल्कि अपने ही अतीत के किए गए कर्मों से भाग रहा था, और मुझे ये भी पता था कि मैं ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाऊंगा। उस दिन के बाद से मैंने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया। सेठ से लड़ झगड़ कर अपना रूट बदलवा लिया। मुझे लगा कि जगह बदल दूंगा तो शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कितना बड़ा अहमक था मैं ये भूल गया था कि वो किसी जगह में नहीं, बल्कि मेरे जहन में बस चुकी थी। वो मेरे नए रास्तों पर भी मेरा पीछा करती रही। अब वो मुझे और साफ दिखने लगी थी। कभी सड़क के किनारे खड़ी मुस्कुराती हुई, तो कभी चलते ट्रक के सामने अचानक आकर गायब हो जाती। वो मुझसे खेल रही थी। शायद वो मुझे धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। एक दिन सेठ ने मुझे वापस उसी रूट पर जाने को कहा। लखनऊ से माल उठाकर इलाहाबाद जाना था। मैंने लाख मना किया, बीमारी का बहाना भी बनाया, लेकिन सेठ नहीं माना। उसने कहा, जाना तो पड़ेगा गज्जू, वरना हिसाब कर और निकल यहां से। नौकरी जाने के डर से मुझे उस रूट पर जाना पड़ा। मेरा दिल उस रास्ते पर जाने से पहले ही बैठ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जानबूझकर अपनी मौत की तरफ जा रहा हूं। मैंने दिन में ही सफर शुरू किया। सोचा था रात होने से पहले ही वो इलाका पार कर लूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मैं सुल्तानपुर के पास पहुंचा, आसमान में काले बादल घिर आए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश कि दिन में ही रात हो गई। वाइपर अपनी पूरी रफ्तार पर चल रहे थे, लेकिन कैबिन के शीशे के पार कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरा ट्रक खांसने लगा और एक दो झटके देकर बंद हो गया। मैंने ट्रक को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। मैं बीच सड़क पर उस तूफानी बारिश में फंस चुका था, और ये वही जगह थी जहां मैंने सुहानी के साथ। मैंने घबराकर कैबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो बिल्कुल जाम हो गया था। सेंट्रल लॉकिंग अपने आप लग गई थी। मैंने शीशा नीचे करने की कोशिश की तो बटन काम नहीं कर रहे थे। ट्रक की सारी बत्तियां एक साथ जलने बुझने लगी। रेडियो से फिर वही रोने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार वो सिसकियां नहीं थीं। वो एक दिल दहला देने वाली चीख थी। मेरा ट्रक, मेरा वो किला जिसमें मैं खुद को बादशाह समझता था, आज मेरी ही कब्र बनने वाला था। तभी मेरी बगल वाली सीट से आवाज आई, डर लग रहा है गज्जू। मैंने जब उस ओर धीरे धीरे गर्दन घुमाई तो वो वहीं बैठी थी, लेकिन आज वो उस खूबसूरत लड़की के रूप में नहीं थी। आज वो अपने असली रूप में थी। उसका चेहरा सूजा हुआ, नीला पड़ चुका था और बाल बिखरे हुए थे, कीचड़ और पत्तों से सने हुए। आंखों की जगह बस 2 काले गड्ढे थे, जिनमें एक नफरत की आग जल रही थी, और उसके पैर साड़ी के नीचे से दिख रहे थे, लेकिन वो उल्टे थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। वो बोली, उस रात मुझे भी बहुत डर लगा था। उसकी आवाज अब किसी लड़की की नहीं, बल्कि किसी कब्र से आती हुई एक खोखली गूंज जैसी थी। उसने आगे कहा, जब तुमने यहां गाड़ी रोकी थी तो मैं कितना गिड़गिड़ाई थी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे, तुम्हारे पैर पड़ी थी। सब याद है ना गज्जू? फिर अचानक मेरे सामने का मंजर बिल्कुल बदल गया। मैं अब ड्राइवर सीट पर नहीं, बल्कि मैं बगल वाली सीट पर बैठा था, एक लड़की के जिस्म में। मैं अब सुहानी बन चुका था, और मेरे सामने ड्राइवर सीट पर गज्जू यानी मेरा ही रूप बैठा था। वो अपनी गंदी हवस भरी नजरों से मुझे घूर रहा था। उस रोज मैंने वो सब कुछ महसूस किया जो मेरी हवस का शिकार बनी हर लड़की महसूस करती थी। वो डर, वो बेबसी और वो दर्द। मैंने अपने ही हाथों को अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस किया। मैंने अपनी ही ताकत के आगे खुद को टूटते हुए महसूस किया। मैंने अपनी ही हंसी को अपनी चीखों पर हावी होते हुए सुना। ये सब सिर्फ 1-2 बार नहीं हुआ, बल्कि उसने मुझे मेरे हर गुनाह को पूरे हिसाब समेत मुझे जीने पर मजबूर किया। एक एक करके हर उस लड़की के नजरिए से जो मेरी हवस का शिकार हुई थी। मैं उनकी तकलीफ, उनका दर्द और उनकी आखिरी सांस
सब कुछ महसूस कर रहा था। मेरा दिमाग फट रहा था। ये किसी भी जिस्मानी दर्द से 1000 गुना ज्यादा भयानक था। मैं कभी रो रहा था तो कभी गिड़गिड़ा रहा था, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तभी वो एक भयानक हंसी हंसते हुए बोली, माफी? माफी तो तब मांगनी थी गज्जू, अब तो बस हिसाब होगा। वो हंसी एक ऐसी हंसी थी जिसे सुनकर किसी का भी दिल फट जाए। फिर उसने अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बारिश थम चुकी थी। पास के गांव के ढाबे का मालिक राम भरोसे सुबह की सैर पर निकला था। उसने देखा कि हाईवे के किनारे एक ट्रक बड़े ही अजीब तरीके से खड़ा है। उसने आवाज लगाई, अरे ओ भाई, सब ठीक तो है? जब ट्रक के भीतर से कोई जवाब नहीं आया तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो ट्रक के पास गया और ड्राइवर साइड की खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा देख उसकी चीख निकल गई। ड्राइवर सीट पर एक आदमी स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था, पर वो कोई आम लाश नहीं थी। उसका शरीर पूरी तरह से सूख कर सिकुड़ गया था, जैसे किसी ने उसके शरीर से उसके खून के साथ साथ उसका मांस भी निचोड़ लिया हो। उसकी चमड़ी झुर्रियों से भरी और राख जैसी सफेद थी। बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लाश किसी 100 साल के बुढ़े की हो। उसका चेहरा एक खामोश अंतहीन चीख में जम गया था और आंखें डर से बाहर आ गई थीं। राम भरोसे कांपता हुआ पीछे हटा और उसने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई तो एक नौजवान सिपाही ने एक और अजीब चीज देखी। ट्रक के डैशबोर्ड पर धूल की एक मोटी परत जमी थी और उस धूल पर किसी ने उंगली से एक शब्द लिखा था, बिल्कुल साफ साफ, जैसे अभी अभी लिखा हो, इंसाफ। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपने ये कहानी पूरी सुनी है और आपको ये कहानी अच्छी लगी है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि प्लीज इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका एक तरह से रिश्ता बन जाए। और हाँ, एक बात और, कहानी के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करना भी ना भूलना। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।